Hello students, this is my 7th lecture. पेपर फर्स्ट है आपका फिलोसफिकल एंड सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसकी हम सेकेंड यूनिट है। आज हमारी टॉपिक है हमारा फिलोसफी मीनिंग कॉन्सेप्ट नेचर स्कूल ऑफ फिलोसफी। लास्ट हमारे 6 लेक्चर हैं फर्स्ट यूनिट में, उसको आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ये हमारा 7th लेक्चर है, सेकेंड यूनिट से स्टार्ट हुआ। तो हम बात करते हैं फिलॉसफी के मीनिंग या अर्थ क्या है फिलॉसफी का। जगत गुरु वशिष्ठ अपने युग के महान दार्शनिक ही नहीं वरन एक विख्यात कुशल शिक्षक भी थे। दर्शनवेत्ता के साथ साथ कुशल शिक्षाविद होने के सुंदर उदाहरण विश्वामित्र, वाल्मीकि, जनक, महात्मा बुद्ध आदि हैं। वर्तमान काल में अगर हम बात करें तो गांधी जी इसका एक अच्छा उदाहरण है। उन्होंने वो उच्च कोटि के दार्शनिक ही नहीं, अपने मूल सिद्धांतों और सत्य और अहिंसा की प्राप्ति को योग बनाने हेतु उन्होंने बेसिक शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया। बेसिक शिक्षा प्रणाली या बुनियादी शिक्षा हमारे युग की एक महान देन कही जा सकती है। इस प्रकार अगर हम पाश्चात्य देशों की बात करें तो इतिहास में एक ऐसे उदाहरणों से भरपूर है, जैसे यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो आदर्शवाद के जन्मदाता कहे जाते हैं। उनके गुरु सुकरात की भी यही स्थिति थी। जॉन लॉक, रूसो, स्पेंसर आदि ऐसे कई दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने शिक्षा में या दर्शन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिनको आज हम बड़े सम्मान के साथ पढ़ते हैं, सुनते हैं और उनको शिक्षा में अप्लाई, उनके मेथड्स को, टीचिंग मेथड्स को हम अप्लाई करते हैं और अनुशासन में उनका विशेष योगदान है। शिक्षा पद्धति में उनका विशेष योगदान है। दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द दृश्य धातु के करण अर्थ में लट प्रत्यय लगाकर हुई है, जिसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए। दृश्यते अनेन इति दर्शनम। इस तरह दर्शन व विज्ञान है जिसे देख कर जाना जाए। दर्शन को अंग्रेजी भाषा में फिलॉसफी शब्द का हिंदी रूपांतरण मानते हैं, जो यूनानी भाषा के 2 शब्द फिलोस और सोफिया से मिलकर के बना है। फिलोस का अर्थ है प्रेम, लव, और सोफिया का अर्थ है ज्ञान या नॉलेज। इस प्रकार फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ विद्या, अनुराग या ज्ञान से प्रेम, लव ऑफ नॉलेज है। दर्शन शब्द में मानसिक प्रक्रिया के तीनों पक्ष। दर्शन हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मानसिक प्रक्रिया के तीनों पक्ष ज्ञान, कर्म और भाव निहित है। सत्य का साक्षात दर्शन करना ही दर्शन है। प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने बताया कि मानव के मन में उत्पन्न अशांति, जिज्ञासा के कारण ही मानव का मन संवेदनशील, गतिशील और परिवर्तनशील बनता है। मानव के मन की जिज्ञासा ही चिंतन और चिंतन ही दर्शन को जन्म देती है। मनुष्य संवेगों से बना है, इमोशन से भरपूर है। जितना वो चिंतन करेगा, ज्ञान और नॉलेज उसकी उतनी बढ़ती जाएगी। जो वह व्यक्ति सोचता है वही भी अपने विचारों के द्वारा उत्पन्न करता है और वही विचार उसके दर्शन के रूप में हमारे सामने आते हैं, या वो जो बोलता है उसे हम सुनते हैं या उनके शब्दों का अनुकरण करते हैं या उनके भावों का हम अनुकरण करते हैं। यही दर्शन है। अब हम डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी की बात करेंगे। तो आप यहाँ पे हमने 5-6 लिए, आप 2 ले सकते हैं इसमें। जैसे फर्स्ट हम अरस्तु की ले सकते हैं। तो अरस्तु ने दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। प्लेटो की पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। इसमें हमने ब्राइटमैन, कॉम्टे, बर्डेल रसेल, राधा कृष्णन और गांधी जी की भी ली है। अकॉर्डिंग टू राधा कृष्णन, यथार्थता के स्वरूप का तार्किक विवेचन ही दर्शन है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, या दर्शन को एक प्रयोग मानते हैं, एक्सपेरिमेंट मानते हैं। फिलॉसफी शुड बी एन एक्सपेरिमेंट ऑफ विच द मटेरियल आर द ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड द ट्रुथ द लास्ट प्रूफ ऑफ विच इज इन द नॉइंग। जो वो जानते हैं या जिसमें मानव व्यक्तित्व एवं सत्य उनकी विषय वस्तु होती है और उसको जानने के लिए हम प्रमाण एकत्रित करते हैं।
तो इस तरह से आप इसके डेफिनेशंस देख लीजिए, या दो तीन डेफिनेशंस को आप जब दर्शन में पढ़ेंगे तो उसको आप अपने क्वेश्चन में अप्लाई करिए, लिखिए इसमें नंबर आपके अच्छे आते हैं। हम रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी की बात करें तो शिक्षा और दर्शन का गहरा संबंध है। शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू कहे जा सकते हैं। शिक्षा व दर्शन के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से इसको समझाया है। इसकी 3 शाखाएं हैं, तत्व, ज्ञान और मूल मीमांसा, जिसका शिक्षा से गहरा और घनिष्ठ संबंध है। तत्व मीमांसा की बात करें तो इसके अंतर्गत संपूर्ण ब्रह्मांड आ जाता है, जिसमें आत्मा, परमात्मा, विज्ञान, जगत और मनुष्य सभी गुण आ जाते हैं। इनका अध्ययन किया जाता है। सत्य अथवा यथार्थ के ज्ञान का दूसरा नाम ही तत्व ज्ञान है। ज्ञान मीमांसा की बात करते हैं हम। दर्शन के ज्ञान शास्त्र के अंतर्गत ज्ञान से संबंधित सभी पक्ष का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा में ज्ञान मीमांसा का विशेष उपयोग होता है। नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, या ज्ञान देना, और विद्वानों से हमें जो सीखने को मिलता है उनके चिंतन से उसका बड़ा महत्व है। पाठ्यक्रम का निर्माण करना, उसमें किस ज्ञान को सम्मिलित किया जाए, ज्ञान के तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया जाए, इन समस्याओं को ज्ञान मीमांसा के द्वारा ही हम हल कर सकते हैं। इसमें टीचिंग मेथड्स में हमें काफ़ी सुविधा या आसानी होती है। शिक्षण विधियों एवं टेक्निक्स में जितना भी चयन करने के लिए ज्ञान मीमांसा में हमें बहुत हेल्प मिलती है। अब हम एक्सोलॉजी या मूल मीमांसा की बात करते हैं तो मनुष्य को मानव जीवन मूल्यों को मानव जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष या मुक्ति मानते हैं। दर्शन में जीवन के प्रति के दृष्टिकोण को मूल्य कहा गया है। मूल्यों के विकास में शिक्षा प्रक्रिया का विशेष महत्व होता है। प्रमुख 4 मूल कौन से हैं? नैतिक, सौंदर्यानुभूति, सामाजिक और धार्मिक। इन मूल्यों का मानव जीवन में विशेष महत्व है, जिसको कि शिक्षा दर्शन के द्वारा ही हम समझते हैं। इफेक्ट्स क्या हैं? दर्शन का शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ता है? इन्फ्लुएंस ऑफ फिलॉसफी ऑन एजुकेशन। शैक्षिक दृष्टिकोण से दर्शन का अध्ययन करना परम आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा में हम इसको अप्लाई करते हैं। अगर दर्शन को, स्वानुशासन को, अपनी अनुभूतियों को, अपने चिंतन को, मनन को, तो इसके द्वारा शिक्षा का पथ प्रदर्शित होता है। दर्शन के द्वारा दर्शन के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, अनुशासन, विद्यालय संगठन सभी को सुनिश्चित या निश्चित रूप या दिशा प्रदान की जाती है। एम्स ऑफ फिलॉसफी एंड एजुकेशन। जॉन डेवी के अकॉर्डिंग दर्शन का संबंध शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करने में है। दर्शन के द्वारा जीवन के मूल्यों का ज्ञान प्राप्त होता है और दर्शन के द्वारा इन मूल्यों की प्राप्ति होती है। जीवन के उद्देश्य व्यक्ति के आदर्श रूप से भिन्न भिन्न होते हैं, अतः शिक्षा के उद्देश्य भी अलग अलग हुए या भिन्न भिन्न हुए। टाइम टू टाइम जीवन के उद्देश्यों को में परिवर्तन होता है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, तो टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस होना स्वाभाविक है या परिवर्तन होना स्वाभाविक है। व्यक्ति शिक्षा से अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है या उचित लक्ष्य प्राप्त करके सफल जीवन यापन कर सकता है। अपने जीवन में आदर्शों को, मूल्यों को अपना करके स्वानुशासन के द्वारा जीवन के उद्देश्यों का निर्धारित करता है। ये सभी कुछ दर्शन के द्वारा ही संभव होता है। अब हम इसके कैरिकुलम या पाठ्यक्रम की बात करें तो शिक्षा के उद्देश्यों के समान ही पाठ्यक्रम का निर्धारण भी दर्शन के द्वारा होता है, या इसका महत्वपूर्ण योगदान भी शिक्षा में दर्शन के द्वारा ही होता है। जिस देश में, जिस युग में जिस प्रकार के विचारधारा और आदर्श होते हैं, उसी के अनुकूल वहाँ का पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। प्राचीन समय में आध्यात्मिक तत्वों को ज़्यादा महत्व दिया गया था, अध्यात्म को ज़्यादा महत्व दिया गया था।
उसी के अनुसार उनके पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया था। पाठ्यक्रम में वेद, उपनिषद, धार्मिक मान्यताओं को ज़्यादा स्थान दिया गया था। वर्तमान समय में विज्ञान का युग है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम बात करते हैं, तो इनको अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, जिसमें भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान आदि विज्ञानों को सम्मिलित किया गया है। दर्शन के द्वारा पाठ विषयों में समन्वय के द्वारा अध्ययन किया जाता है। विषय निर्धारण, दर्शन और शिक्षण विधियों की बात करते हैं। फिलॉसफी एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। यहाँ पे बहुत से दार्शनिकों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं या अपनी शिक्षण विधियाँ या टीचिंग मेथड्स को दिया है, जिसको कि हम आज पढ़ते हैं। जो भी मेथड्स उन्होंने हमारे आदर्शवाद पे दिए हैं। शिक्षण विधियों का स्वरूप मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से प्रभावित होता है, लेकिन शिक्षण विधियों का मूल्यांकन कौन करता है? दर्शन करता है। उसका एवोल्यूशन दर्शन करता है। व्यक्ति के दृष्टिकोण के अनुरूप ही शिक्षण विधियों का निर्धारण हो पाता है कि जैसा हमारा दृष्टिकोण होगा हम उसी के अनुसार शिक्षण विधियों को अपनाएंगे, मेथड्स को अपनाते हैं और उसको अपने शिक्षा पद्धति में लागू करते हैं या छात्रों को देते हैं या उनका मार्गदर्शन या मार्गदर्शीकरण करते हैं। अतः भिन्न भिन्न शिक्षाशास्त्रियों ने शिक्षण विधियों का निर्माण किया। इसमें अगर हम बात करें तो रूसो, जिन्होंने निषेधात्मक पद्धति को जन्म दिया, फ्रोबे ने क्रिया पद्धति को जन्म दिया, मैडम मॉन्टेसरी ने इंद्रिय प्रशिक्षण को जन्म दिया, आदर्शवादियों ने प्रश्नोत्तर विधि या वाद विवाद प्रतियोगिताओं को जन्म दिया, प्रकृतिवादी ने इंद्रियों द्वारा सीखना, प्लेवे मेथड से सीखना, स्वतंत्र रूप में सीखना, इन सारी मेथड्स को जन्म दिया। इसी के विपरीत प्रयोजनवादी ने प्रोजेक्ट इकाई पद्धति को जन्म दिया। यथार्थवादियों ने निरीक्षण और स्वानुभव पद्धति को जन्म दिया। इस तरह कई शिक्षण पद्धतियों का विकास हुआ या कई शिक्षण पद्धतियाँ इन महान दार्शनिकों की देन हैं, जिनके द्वारा हम आज अपने जितने भी किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी प्रणाली है, यहाँ से अपने जब बच्चों की शुरुआत होती है वहीं से शिक्षा पद्धतियाँ शुरू हो जाती हैं और हम बड़े होने तक उच्च शिक्षा पद्धति तक इसको अप्लाई करते रहते हैं। अगर हम डिसिप्लिन ऑफ फिलॉसफी की बात करें, दर्शन और अनुशासन, तो दर्शन स्वानुशासन पर बल देता है। अगर आप स्वानुशासित नहीं हैं या स्वयं में अपने अनुशासन को अप्लाई नहीं करते हैं, आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करते हैं या आप उसको अपने वश में नहीं रखते हैं, तो आप ज्ञान या जितनी भी नॉलेज है वो अपने अंदर समाहित नहीं कर पाएंगे, चिंतन और मनन नहीं कर पाएंगे। राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा का विद्यालय के अनुशासन व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ता है। विभिन्न दार्शनिकों ने इन अनुशासन के 3 रूप बताए। कौन कौन से? पहला है दमनात्मक, दूसरा है प्रभावात्मक और तीसरा है मुक्त्यात्मक। दमनात्मक अनुशासन में विश्वास रखने वाले दार्शनिकों का मत है कि बालकों को दंड देना अनिवार्य है, नहीं तो वो बिगड़ जाएंगे। इनके अनुसार भय, दंड तथा दमन के द्वारा ही अनुशासन स्थापित किया जाता है। तो दंडात्मक पद्धति में उनको कठोर अनुशासन पे बल दिया जाता है कि दंड देना जरूरी है इस प्रावधान के अंतर्गत। इसके विपरीत अगर हम प्रभावात्मक अनुशासन की बात करते हैं तो प्रभावात्मक अनुशासन के समर्थक आदर्शवादियों ने किया या समर्थन उसका आदर्शवादियों ने किया। उनका मत है कि शिक्षक को अपने व्यक्तित्व को इतना प्रभावशाली और आकर्षक बनाना चाहिए कि विद्यार्थी उनकी ओर स्वयं आकर्षित हो जाए। उनकी पर्सनालिटी या व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो, उनकी वाणी से जो शब्द निकलें वो इतने प्रभावशाली हों कि शिक्षार्थी स्वयं उनके ऊपर आकर्षित हो और उनको सुनने के लिए ललायित हो, उनको देखने के लिए ललायित हो, उनके मुख पे एक आभा हो
उनके अंदर जो चिंतन मनन करते हैं या ज्ञान उनके अंदर है वो उनके मुख से प्रदर्शित हो जाए, उसका प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में पड़े। उसमें दमनात्मक अनुशासन का कोई वो नहीं है कि ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती से आपको लागू करवाया जाए। उनको उनकी ओर आप स्वयं आकर्षित हों, आप बार बार जाएं और जा कर के उनको सुनें। इस तरह का बालकों के व्यक्तित्व पर उनका प्रभाव पड़े। अगर हम मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करें तो इसका समर्थन प्रकृतिवादियों ने किया। एकदम फ्री तरीके से, बिल्कुल खुले प्राकृतिक वातावरण में बालकों को किसी भी जोर ज़बरदस्ती से नहीं, नेचर के अकॉर्डिंग सीखें। प्रकृति ने जो हमें दिया है उसके अनुरूप ही हम शिक्षा प्राप्त करें। किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, भय बाधा नहीं होनी चाहिए। आप जो देखते हैं, जो महसूस करते हैं, जो प्रकृति ने हमें दिया है, उन्हीं के अनुसार अपने अनुभव द्वारा सीखना, बार बार चीज़ों को करके सीखना। इस तरह से हम मुक्त्यात्मक अनुशासन का समर्थन करते हैं प्रकृतिवादियों को। दर्शन अनुशासन के लिए आवश्यक भूमि तैयार करता है। उनका मानना है कि स्वानुशासन नहीं होगा तो व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं बनेगा, या अपने अंदर कंट्रोल करने की आदत होनी चाहिए। दूसरी सभी चीज़ों को देख के हम ललायित ना हों, प्रलोभन में ना पड़ें। इस भौतिक जगत में बहुत सारी वस्तुएं हैं जो हमें ललचाती हैं या प्रलोभित करती हैं, आकर्षित करती हैं, अपनी ओर बुलाती हैं, खींचती हैं। इन सभी को हमें वश में करना है, अपनी इंद्रियों को वश में रखना है। यह स्वानुशासन ही हमें आदर्श फिलॉसफी सिखाता है, जिसमें आदर्शवाद जो है उसमें मेन भूमिका निभाते हैं। आइडियलिज्म का ज़्यादा रोल होता है। अगर हम फिलॉसफी एंड टीचर्स की बात करें और शिक्षक का क्या संबंध है, प्रत्येक शिक्षक का अपना एक आदर्श होता है, आदर्श दर्शन होता है। हर एक शिक्षक की अपनी फिलॉसफी होती है। उच्च कोटि का दार्शनिक ही अच्छा फिलॉसफर होता है, और अच्छा शिक्षा शास्त्री एक अच्छा सच्चा दार्शनिक होता है। दर्शन के अध्ययन से एक शिक्षक को सभी प्रकार का ज्ञान हो जाता है। अगर हम दर्शन का अध्ययन करते हैं, फिलॉसफी का अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो उसे टीचर की नॉलेज इंक्रीज होती है, बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान के प्रति प्रेम बढ़ता है, और वो अपने भावों और विचारों में हम उसके द्वारा शिक्षार्थियों में, विद्यार्थियों में प्रकट करते हैं। उनको वो नॉलेज देते हैं, वो ज्ञान बांटते हैं। शिक्षक के व्यक्तित्व में परोपकार, व्यवहार, कुशलता, नैतिकता, आत्मविश्वास एवं प्रभावशीलता आदि के गुणों का भी विकास होता है। उच्च व्यक्तित्व का प्रभाव बालकों के व्यक्तित्व पर अवश्य पड़ता है। जिस टीचर की पर्सनालिटी जितनी अच्छी होगी, उनका व्यक्तित्व जितना प्रभावशाली होगा, विद्यार्थी उनकी ओर ज़्यादा आकर्षित होंगे और उनसे कहेंगे कि इन हमारे शिक्षक को या हमारे गुरु को इतना ज्ञान है कि हमें उनके पास जाना चाहिए, उनसे हमें नॉलेज लेनी चाहिए। तो बालकों के जितना भी उनका भी चारित्रिक और विकास होगा, व्यक्तित्व बालकों का भी प्रभावशाली होगा। शिक्षक अपने जीवन दर्शन व विचारधाराओं के आधार पर नई विचारधाराओं आदर्शों को जन्म देता है। जैसे शिक्षक की विचारधाराएं होंगी, उसी तरह उनके आदर्श डेवलप होंगे या आइडियल डेवलपमेंट होगा। इस प्रकार शिक्षक भावी दर्शन की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। दर्शन और शिक्षण संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड फिलॉसफी।
की बात करें तो हम परिवार के सदस्य अपने अनुभव के आधार पर दर्शन को विकसित करते हैं। उसी के अनुरूप अपने बालकों को शिक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन प्राचीन समय में दर्शन के अनुरूप गुरुकुल जैसी शिक्षण संस्थाएं विकसित हुई। वर्तमान समय में भौतिकवादी दर्शन के कारण शिक्षण संस्थाओं का इंस्टीट्यूट का जन्म हुआ। शिक्षण संस्थाओं का भी दर्शन पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार दर्शन शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। प्रसिद्ध विद्वान बटलर ने लिखा है कि दर्शन शिक्षा के प्रयोग के लिए पथ प्रदर्शक है। शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र के रूप में दार्शनिक निर्णय हेतु निश्चित सामग्री का आधार के रूप में प्रदान करती है। निश्चित सामग्री को आधार के रूप में प्रदान करती है या बेस तैयार करती है उसका। तो इस तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का फिलॉसफी पे बहुत गहरा असर पड़ता है। दर्शन शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। सारे जितने भी उसके प्रभाव है या जो भी है वो शिक्षा पर पड़ता है। अब शिक्षा की उपयोगिता और महत्व क्या है, या दर्शन शिक्षा दर्शन की उपयोगिता और महत्व की क्या है। यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी। इसका शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है या कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है शिक्षा के लिए, शिक्षा के क्षेत्र के लिए। शिक्षा के विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दार्शनिक चिंतन के आधार पर सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। दार्शनिक अपने चिंतन मनन के द्वारा शिक्षा संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसको हम पॉइंट वाइज डिफाइन करते हैं। सबसे पहले शिक्षा दर्शन के माध्यम से उनकी समस्याओं का हल प्रस्तुत किया जाता है। सेकंड पॉइंट, शिक्षा दर्शन के अध्ययन से मानव के जीवन के स्वरूप और उनके उद्देश्यों का विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। चिंतन मनन के द्वारा विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय का ज्ञान और उसके आधार पर सही मार्ग चुनना ही दर्शन के अध्ययन से ही ये संभव है। दर्शन शिक्षा के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष को प्रस्तुत करता है। जो बिहेवियर है, जो हम सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो प्रिंसिपल्स हम अपने लाइफ में लागू करते हैं या सिद्धांत जो हम बनाते हैं, मूल्यों और आदर्शों को, वो सारे चीज़ों का सार या जितना भी हमारा ज्ञान है या व्यवहार है, बिहेवियर है, वो सब कुछ हमारे दर्शन पर ही निर्भर करता है। जितना हम चिंतन मनन करेंगे, जितने अपने बिहेवियर में चेंजेस लाएंगे दर्शन के द्वारा, उसी तरह हमारे सिद्धांत मूल्य प्रिंसिपल्स बन जाएंगे। वैल्यूज़, मॉरल्स जितने भी होंगे हमारे चेंज होंगे। शिक्षा दर्शन के अध्ययन से भिन्न भिन्न दर्शन के भिन्न भिन्न उद्देश्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। अलग अलग तरीके से समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं एवं भावनाओं के अनुरूप इसको प्रतिपादित किया जाता है। फ्लेक्सिबल तरीके से हम इसको अप्लाई या लागू कर सकते हैं, क्योंकि समाज में या राष्ट्र में बहुत तरह की हमारी आवश्यकताएं होती हैं, समस्याएं होती हैं, उनके अनुरूप ही इसको अप्लाई या लागू किया जाता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठचर्या के निर्माण के सिद्धांत से परिचित होने के लिए शिक्षा दर्शन का अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा दर्शन ही शिक्षा शास्त्र का विकास करता है, शिक्षण शास्त्र का विकास करता है, जिससे शिक्षण की प्रक्रियाओं का संपादन हेतु मेथड्स और टेक्निक्स का डेवलपमेंट होता है। उसको प्रयोग करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। नियोजित शिक्षा प्रक्रिया को चलाने के लिए विद्यालय के प्रशासन और प्रबंधन के स्वरूप को शिक्षा दर्शन के द्वारा ही निश्चित किया जाता है। विद्यालय
में जितना भी हमारा मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है या जो भी है, उसको नियोजित करके, वेल प्लान्ड या मैनेज करके, योजना या प्रारूप तैयार करके उसको समन्वित किया जाता है या क्रियान्वित किया जाता है। शिक्षा दर्शन के अध्ययन से शिक्षक अपने कर्तव्यों को सुनिश्चित करते हैं, ये सफल होते हैं या सुनिश्चित करते हैं। जो भी शिक्षक के कर्तव्य या दायित्व हैं उनका निर्वाह वो सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और एक शिक्षक को अच्छा दार्शनिक बनने के लिए चिंतन मनन के द्वारा, नॉलेज के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उन चीज़ों को अप्लाई करके अपने टीचिंग मेथड्स में अप्लाई करना चाहिए। और शिक्षण में प्रतिबद्धता का भाव विकसित करना होता है। इस प्रकार शिक्षा दर्शन के माध्यम से शिक्षा संबंधी सभी समस्याओं का वास्तविक हल ढूंढा जा सकता है। शिक्षा का दर्शन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आज हमने जाना कि शिक्षा के दार्शनिक पहलुओं का क्या महत्व है, शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है, इसके कौन कौन से टीचिंग मेथड्स हैं, अनुशासन कैसा होना चाहिए, शिक्षक और विद्यार्थी में क्या संबंध होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका फिलॉसफी से रिलेटेड आता है कि शिक्षा और दर्शन का अर्थ बताइए, मीनिंग ऑन कॉन्सेप्ट बताइए, इसकी प्रकृति बताइए और इनके उद्देश्य या आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं उनको बताइए। इस तरह से आप शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन कवर कर लीजिएगा। आपके पास नोट्स होंगे, आपके पास, आप इस लेक्चर को सुनिए और इसके नोट्स आप देखिए, उसके पढ़िए और उससे आप शिक्षा और दर्शन की प्रॉब्लम को, समस्याओं का निराकरण करिए। अगले अपने लेक्चर में हम आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रोग्रामेटिज्म या रियलिज्म की बात करते हैं, आदर्शवाद, प्रगतिवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद की। इसको भी हम लेक्चर वाइज डिवाइड करते रहेंगे। इनके टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि, अनुशासन, शिक्षा पद्धति, इनका शिक्षा से क्या संबंध है, कौन कौन से राइटर या जितने भी शिक्षाविद हुए हैं या विद्वान या विचारक हुए हैं, उनके विचारों को हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो हम अपना ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय चिल्ड्रंस, टेक केयर।